नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एशियन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह हमारा भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चौथा चैप्टर है और यह भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हमारा 37वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 36 लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। आज जो हमारा ये नया अध्याय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इनमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या हमें पढ़ना है और एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट आते हैं यहाँ से, इस चैप्टर से। तो हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है भारत की जो प्रस्तावना है उसको कहाँ से लिया गया है, वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, या आप ये पूछेंगे कि अमेरिका से जो भारतीय संविधान में क्या लिया गया है, तो वह ऑप्शन में रहेंगे प्रीएम्बल अर्थात प्रस्तावना रहेंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ लिया गया है अमेरिका से, उनमें से एक जो है प्रस्तावना भी है। तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का कहाँ से लिया गया है, वह अमेरिका से लिया गया है। दूसरा देखते हैं जो भारत की जो प्रीएम्बल है या भारत की जो प्रस्तावना है, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक, उन्होंने संविधान सभा में जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए थे, रखे थे संविधान सभा में। और वह कब रखे थे, तो वह 13 दिसंबर 1946 को रखे थे। 22 जनवरी 1947 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है काफ़ी, डेट जितने भी है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, 22 जनवरी 1947 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उसको जो है संविधान सभा द्वारा क्या कर दिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, अर्थात सबने सहमति दे दी, अर्थात सबने सिग्नेचर उस पर कर दिए। ठीक, तो संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब किया गया, तो यह 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत किया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में रखा गया था 13 दिसंबर 1947 को, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया, अपना लिया गया, वही उसी का मॉडिफिकेशन अर्थात थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी आगे चलकर। ठीक, अब हम समझते हैं कि जो प्रस्तावना है क्या। यह प्रस्तावना जो है संविधान का सार है, अर्थात पूरे संविधान का एक निचोड़ है। ठीक है ना, कि संविधान का क्या उद्देश्य है, कौन सी शक्ति है, क्या है नहीं है, ये सारे जो है आपको निचोड़ में एक समरी जो देखें, एक ब्रीफ में, वह हमारे प्रस्तावना में झलकता है या प्रस्तावना उसको वर्णित करता है। आगे हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, क्या वर्णित किया गया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो इसको याद कर ले, काफ़ी इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से लेके हम भारत के लोग और यहाँ और आत्मर्पित करते हैं। ठीक, ये पूरा जो है हमारा प्रस्तावना का पार्ट है। ठीक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं, इनमें कौन कौन से पॉइंट है। ये पूरा जो चैप्टर है प्रस्तावना का, इन्हीं में समझे कि एक इसी समरी में समाहित है। अगर इसको आप सही से पढ़ लिए तो एक चैप्टर समझ लीजिए कि आपको कवर हो गया। कौन सा चैप्टर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए, इसका हर शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इवन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कितनी बार इस प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं क्या क्या इसमें वर्णित है, क्या क्या लिखा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सारे वर्ड का मीनिंग देखेंगे, समझेंगे कि क्या यह कहना चाह रहा है। ठीक, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला समाजवादी, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, चौथा पांचवा गणराज्य बनाने के लिए और उसके
समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। अर्थात यहाँ देखिए कि हम भारत के लोग जो भारतीय हैं, अर्थात हम भारत के सारे जितने लोग हैं वह यह कह रहे हैं, ठीक है ना, पूरे भारत के लोग ये कह रहे हैं कि हम भारत के लोग, ठीक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, अर्थात इस पूरे भारत के लोग यह कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को, ठीक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात यहाँ 3 तरह के न्याय की बात की जा रही है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि न्याय में कितने तरह के न्याय की बात की जा रही है, तो यहाँ क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय की बात की जा रही है। उसी तरह देखिए तो स्वतंत्रता की बात की जा रही है, कितने तरह की, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अर्थात 2 तरह की समानता की बात की जा रही है। कौन सी समानता? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की जा रही है। प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए, अर्थात कहने के यह अर्थ है कि हमने देखा सबसे पहली बात कि पूरे भारत के लोग, अर्थात पूरे भारत के लोग यह कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, अर्थात संपूर्ण भारत के लोग कह रहे हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य हम बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत क्या क्या होगा, ठीक, पूरे भारत के लोग ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरह के देश बनाने जा रहा है, किस तरह के बनाने जा रहा है सिस्टम, वो बनाने जा रहा है एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाने जा रहा है, एक समाजवादी देश बनाने जा रहा है, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने जा रहा है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत क्या होगा, सभी नागरिकों को, जितने भी सिटीजन है उसके नागरिकों को किस तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेंगे, उसे तीनों तरह के न्याय दिया जाएगा सबको, ठीक। उनको स्वतंत्रता मिलेगी, किस तरह की स्वतंत्रता मिलेगी, उनको स्वतंत्रता मिलेगी विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, अर्थात 5 तरह की स्वतंत्रता मिलेगी, 3 तरह के न्याय मिलेंगे। देश किस तरह का होगा, प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य होगा, ठीक है ना, इस तरह के देश बनेंगे। कौन कह रहे हैं? ये सारे देश के लोग, अर्थात सारे भारतीय कह रहे हैं, इस प्रस्तावना की बातें हैं, ठीक। आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, एक ऐसा देश होगा जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी सभी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी। एक ऐसा देश होगा जिसमें क्या होगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी को सम्मान किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा और उसको क्या होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? बंधुत्व की भावना को बढ़ाकर, अर्थात भाईचारे की भावना को बढ़ाकर, ठीक है ना, इसको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना के रखा जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में, अर्थात कहने का यह है कि पूरे भारतीय, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं, ठीक है ना, किसके लिए, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, जिसमें न्याय होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा, स्वतंत्रता होगा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता होगी, उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी सभी के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी, इसके द्वारा, बंधुत्व के द्वारा, भाईचारे की भावना को बढ़ाकर, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दृढ़ संकल्पित हो रहे हैं और इसके जो सारे जो है उद्देश्य जो है, जो इसको हम क्या कर रहे हैं, कब अपना रहे हैं, ये अपना रहे हैं हम दिनांक 26 नवंबर 1949 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में जो डेट मेंशन है वह कब का डेट मेंशन है, यहाँ दे देगा आपको 26 जनवरी 1950, जो गलत हो जाएंगे हमें याद रखना है, दिनांक 26 नवंबर 1949 को क्या कर रहे हैं हम, प्रस्तावना को अपना रहे हैं, अर्थात क्या कर रहे हैं, इसको हम अपना रहे हैं, किसको, प्रस्तावना को अपना रहे हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा, तो इसको आप समझ गए तो पूरी प्रस्तावना जो है अच्छी तरह से समझ गए।
और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो आपको देना है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन कहेगा कि संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, तो उसका डेट अलग है, वो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ जब कहा जाएगा कि अंगीकृत कब हमने अपनाया, तो अपनाया हमने 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपनाया, लेकिन संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम लोगों ने देखा 3 प्रकार के न्याय की बात की जा रही है। कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्थिक न्याय की बात किसमें की जाती है, ठीक है ना, प्रस्तावना, ठीक, इस तरह दे देंगे बहुत सारे चैप्टर कि इस चैप्टर में बात की जाती है, इन टॉपिक में बात की जाती है, या दे देंगे डीपीएसपी में, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट में, फंडामेंटल ड्यूटी में, इस तरह क्वेश्चन दे देंगे। तो न्याय की जो आर्थिक न्याय की जो बात की जा रही है वो किसमें की जा रही है, प्रस्तावना में की जा रही है। उसी प्रकार 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जा रही है, किसमें, हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना में। कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की जा रही है। 2 प्रकार की समानता की बात की जा रही है। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात करती है कौन? प्रस्तावना करती है। 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात करती है, भाईचारे की बात करती है कौन? प्रस्तावना। ठीक, उसके बाद देखिए कि जो संविधान, जब जिस समय संविधान बना था उस समय जो प्रस्तावना को हमने अपनाया था उसमें 3 चीजें नहीं थी जो आज के डेट में आपको दिखती है। उसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पहले जो मूलतः संविधान था, ठीक, जिस समय संविधान को बनाया गया था आजादी के बाद, उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जो शब्द था वह प्रियम्बल में नहीं था। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं बहुत सारे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 का जो संशोधन हुआ था 1976 में, उनमें से कौन से शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया, तो जोड़ा गया समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक, क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं, या यूँ पूछेंगे कि धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। अब पढ़ते हैं प्रस्तावना के तक, अर्थात प्रस्तावना में 4 मुख्यतः बातें की गई है। ठीक, 4 जो है मुख्यतः बातें की गई है उसमें। कौन सी? पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत, अर्थात प्रस्तावना ये कहता है, ये बताता है कि संविधान का, जो संविधान में जो अधिकार दिया गया है उसका स्रोत कहाँ है, अर्थात संविधान को जो पावर मिली हुई है इतनी, वो पावर कहाँ से मिली है संविधान को? वह मिला है संविधान में जो है भारत के लोगों से, भारतीय से जो है शक्ति को ग्रहित किया है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने खुद अपनाया, अर्थात भारत के लोगों ने ही क्या किया है, संविधान को अपनाया है। उन लोगों ने मिलकर ही बनाया है संविधान को। ठीक है ना। इसलिए जो संविधान प्रस्तावना ये बताती है, ये दर्शाती है, ये वर्णित कर रही है कि संविधान का जो अधिकार है, संविधान में जो अधिकार वर्णित किया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? ठीक, वह लिया गया है भारत के लोगों से। उसके बाद भारत की प्रकृति का वर्णन करता है प्रस्तावना कि भारत की प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है, किस तरह का देश है भारत। वह देश कैसा है? वह एक संप्रभु है। उसको देखेंगे कि संप्रभु का मीनिंग क्या होता है। समाजवादी देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, वह एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ये बताता है, कौन बताता है? ये प्रस्तावना हमारा बता रहा है कि एक संप्रभु देश है भारत, एक समाजवादी देश है भारत, एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, एक लोकतांत्रिक देश है भारत, एक गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है भारत। ये क्या बता रहा है? प्रस्तावना बता रहा है। तो भारत की प्रकृति भी बता रहा है, भारत प्रस्तावना बताती है। उसके बाद संविधान का स्रोत भी बता रहा है हमारा प्रस्तावना। ठीक है ना। उसके बाद संविधान का उद्देश्य भी बता रही है। ठीक, संविधान का उद्देश्य क्या है? ठीक, उसका उद्देश्य है न्याय करना, स्वतंत्रता देना लोगों को, समता के भाव व्यक्त करना, समता का अति करना, ठीक, बंधुत्व, ये सब जो उद्देश्य है किसका? संविधान का उद्देश्य है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है हमारा प्रस्तावना। हमने शुरू में ही देखा था प्रस्तावना क्या है, वो पूरे संविधान का निचोड़ है। ठीक है ना। पूरा बता रहा है कि संविधान किस तरह का है हमारा। वो बता रहा है कि संविधान में किन किन चीज़ों को वर्णित किया गया है। ठीक है ना। एक समग्र रूप, एक सार के रूप में, एक संक्षेप में, एक ब्रीफ में बता रहा है। कौन? प्रस्तावना बता रहा है। ठीक, उसके बाद बता रहा है प्रस्तावना क्या बता रही है? संविधान लागू होने की तिथि, कि कब संविधान को हम लोगों ने अपनाया। ठीक है ना। वो 26 नवंबर 1949 को
ठीक है ना। स्थिति को हम लोगों ने क्या किया, प्रस्तावना को या संविधान को हम लोगों ने अपनाया। लेकिन हम आपको बता दें कि इसको पूर्णतः लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। तो यहाँ दो जो डेट है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो यहाँ हमने इसकी प्रकृति देखा, ठीक, इसमें कौन मुख्यतः 4 बातें की गई, न्याय भी देखा, स्वतंत्रता कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की रही है, भाईचारा को कैसे बढ़ाने की बात की जा रही है, ये सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके अंतर्गत। अब शब्दों को देखते हैं, जो प्रत्येक जो शब्द दिए हैं उसका मीनिंग क्या है। ठीक, संप्रभुता, संप्रभुता अर्थात कहने का ये अर्थ है भारतीय एक संप्रभुत देश है, अर्थात ये जो भारत जो है वो पूर्णतः स्वतंत्र है अपने आंतरिक और बाह्य मामले को खुद डिसीजन लेने के लिए। कोई भी देश उसको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप यह डिसीजन ले, अर्थात पूर्णतः स्वतंत्र है भारत किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए, चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, ठीक है ना। तो संप्रभुता का मतलब है कि आंतरिक या बाह्य मामले में भारत पूर्णतः स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए, ठीक, या किसी के अंदर नहीं है। उसको समाजवादी हम लोगों ने देखा, समाजवादी का क्या अर्थ है। समाजवादी जो है शब्द जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। समाजवादी अर्थ समझते हैं कि समाजवाद होता क्या है, सोशलिज्म होता क्या है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, हर जगह आपको समाजवाद मिलने को मिलेगा, ठीक। कि समाजवाद होता क्या है आपको यहाँ संक्षेप में समझे। समाजवाद जो है एक तरह का देखा एक विचारधारा है, एक आंदोलन है, एक दर्शन है, ठीक है ना। अर्थात समाजवाद एक क्या है, आंदोलन भी है, एक क्या है, एक विचारधारा भी है, एक दर्शन भी है, समझें। इसमें क्या है, इसमें कहा जाता है समाजवाद में कि धन और संपत्ति का स्वामित्व, ठीक है ना, और वितरण, जितने भी मुख्यतः जो धन संपत्ति है ना, प्रॉपर्टी है, उसका जो है ना कोई इंडिविजुअल व्यक्ति मालिक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए, पूरा समाज ही उसका स्वामित्व होना चाहिए, पूरे समाज के पास ही उसका अधिकार होना चाहिए। किसका, पूरे धन का, पूरे संपत्ति का, उसके वितरण व्यवस्था का, सारे का, ठीक है ना। किसके अंतर्गत होना चाहिए, या तो समाज या राज्य के पास होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो यह इसकी मुख्य बातें हैं समाजवाद की, ठीक। बाकी इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे समाजवाद तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि समाजवादी की विशेषता क्या है, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इसकी कमियां हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद कैपिटलिज्म इसके विरोध में है, अगेंस्ट में। समाजवाद कैपिटलिज्म के हमेशा विरोध में रहता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग देखें कि समाजवाद एक ऐसी आंदोलन है, ऐसी विचारधारा है, ऐसा दर्शन है जो यह बात करता है कि संपत्ति का अधिकार पूरे समाज के पास होना चाहिए, ना कि किसी समाज के पास या राज्य के पास होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति के पास ही होना चाहिए धन और संपत्ति का अधिकार, ठीक। आगे देखते हैं भारतीय जो समाजवाद है वह क्या है, वह लोकतांत्रिक समाजवाद है। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवाद में तो ये बातें की जा रही है कि जो पूरे संपत्ति का, जो मुख्यतः जो संपत्ति प्रॉपर्टी है उसका अधिकार किसके पास होना चाहिए, पूरे समाज के पास होना चाहिए या राज्य के पास होना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है, अर्थात पूर्णतः हम लोगों ने समाजवाद नहीं अपनाया है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है। एक लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या होता है, एक बैलेंस अपनाया जाता है। कुछ जो है प्रॉपर्टी का अधिकार राज्य के पास होते हैं, कुछ जो होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, ठीक। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। यहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, ठीक। अर्थात प्राइवेट प्रॉपर्टी, अर्थात कुछ व्यक्तियों के पास प्रॉपर्टी भी रहती है और राज्य के पास भी रहती है। तो यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को आपको मिलेगी। तो हमने कौन सा भारतीय किस तरह के समाजवाद को अपनाया है, लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, ना कि पूर्णतः समाजवाद को अपनाया गया है जिसमें क्या होता है, सिर्फ जो है मुख्यतः जो प्रॉपर्टी का अधिकार किसके पास होता है, समाज के पास होता है या राज्य के पास होता है, ठीक है ना। जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका उद्देश्य क्या है, या पूरे समाजवाद का क्या उद्देश्य होता है, गरीबी हटाना, उपेक्षा होता है उसको कम करना, बीमारी एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना। जितने भी अर्थात यूँ समझे इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति इक्वल है, इसकी ओर जोर देता है कौन, समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद हमने अपनाया तो हमने क्या किया, एक बैलेंस रूप अपना लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को भी महत्व दिया, अर्थात इंडिविजुअल व्यक्ति
उसको भी महत्व दिया, और सार्वजनिक अर्थात राज्य दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम किए। चलिए आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्ष। तीसरा जो है धर्मनिरपेक्ष। भारत में जो धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है उसमें है, इसको भी देखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। ठीक, तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष की बात करता है वो क्या, किस तरह की बातें करता है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्ष क्या है कि राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ठीक, राज्य किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगी जब तक कि कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति ना क्रिएट हो जाए, समाज में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो जाए। ठीक, और राज्य के पास कोई राज्य का धर्म नहीं होगा। ठीक है ना, कोई राजकीय कोई धर्म विशेष राज्य का नहीं होगा। ठीक, सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगी और सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ भी देखिए राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है ना, सभी धर्म को सम्मान किया जाएगा और सभी धर्म की रक्षा की जाएगी। ठीक, तो ये है धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो भारत ने अपनाया है। ठीक, संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो देखिए अनुच्छेद 25 से 28 में है, जो है ना फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट है धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्वेश्चन बन सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का वर्णन आपको कहाँ देखने को मिलता है, कौन से पार्ट में? तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल कितने से कितने? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में 25 से 28 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। भारत किस तरह का धर्मनिरपेक्ष है? वहाँ इस तरह का धर्मनिरपेक्ष है जो राज्य जो है, भारत राज्य जो है किसी भी धर्म विशेष को नहीं अपनाए हुए है, वह न्यूट्रल है धर्म के मामले में। ठीक, सभी धर्म को समान आदर और सम्मान से देखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई धर्म दूसरे धर्म पे हावी न हो। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक। चौथा जो है लोकतांत्रिक। ठीक, लोकतांत्रिक में क्या होता है या लोकतंत्र में क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। जैसा कि एक अच्छा फेमस कोट है, ठीक है ना, अब्राहम लिंकन के द्वारा, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है ना, उसको लोकतंत्र उन्होंने कहा था कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की व्याख्या दी थी कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, जिसमें सर्वोच्च शक्ति किसके अंतर्गत होती है? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है, अर्थात सिटीजन की होती है। जिस देश के नागरिक होते हैं उस देश के नागरिकों के अंतर्गत शक्ति पावर केंद्रित होती है। ठीक, अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र जो है वह दो तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं और दूसरा क्या होता है? एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वह छोटे से एरिया है, उसमें जो है उसके लिए अच्छा माना जाता है और उसी में समर्थ होते हैं, योग्य होते हैं, वहीं पे आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र किया जा सकता है। जिसमें जैसे स्विट्जरलैंड में आप देखें ठीक कि क्या होता है कि वहाँ जनता ही खुद क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक, और यह कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। यह छोटे क्षेत्र के लिए ही योग्य है या वहीं पे हो सकता है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत कम होगी और कम होगी तो सारे लोग क्या होगा? एक जगह इकट्ठा होंगे और सारे लोग एक साथ मिलकर क्या होंगे? लॉ बनाएंगे, नियम बनाएंगे और उसी के अनुसार फॉलो करेंगे। जहाँ जनसंख्या कम होती है, छोटे क्षेत्रों के लिए ये कैपेबल है, योग्य है, वहाँ पे वह किया जा सकता है। लेकिन जहाँ जैसे भारत जैसे देशों में यहाँ पे क्या हुआ? इतनी आबादी है कि अगर वो पूरे 18 वर्ष से या 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को जो वोट देने का अधिकार है, अगर उनको एक जगह बुलाया जाए लॉ बनाने के लिए तो वो कैपेबल वो क्या है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतनी जनसंख्या को कहाँ पे बैठाया जाएगा? कैसे सारे मिलके लॉ और नियम बनाएंगे? ठीक है ना, तो क्या किया गया है? भारत में हम लोग किस तरह के अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाए हुए हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता ही एक पर्टिकुलर जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे भारत में 10 लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। जहाँ जनसंख्या भारत जैसे देशों जैसी जनसंख्या होती है वह अप्रत्यक्ष लोक जहाँ भारत जैसी जनसंख्या होती है वहाँ पे क्या होता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही अपनाया जाता है। ठीक, और वहाँ पे क्या होता है? हमारे भारत में क्या है
कि प्रत्येक 10 लाख पे एक प्रतिनिधि को चुना जाता है और वह प्रतिनिधि क्या करते हैं, लॉ और कानून बनाते हैं और उसी के अनुसार वह शासन चलाते हैं। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो तरह के होते हैं, एक होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र, एक होता है संसदीय लोकतंत्र। तो हमने क्या देखा, लोकतंत्र दो तरह के होते हैं। लोकतंत्र होता क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। ठीक, जो कि दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जनता खुद क्या करती है, नियम कानून बनाती है, जैसे स्विट्जरलैंड या और छोटे क्षेत्रों के लिए यह ठीक है, बड़े क्षेत्रों के लिए यह असंभव है, नहीं किया जा सकता। ठीक, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, उसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव को जनता चुनती है और वह रिप्रेजेंटेटिव क्या करती है, लॉ और नियम कानून बनाती है और शासन को चलाती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, एक तरह का होता है अध्यक्षीय लोकतंत्र, एक होता है संसदीय लोकतंत्र। ठीक, अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होता है कि औपचारिक और वास्तविक शक्ति एक के पास होती है। ठीक, अर्थात काम जो होते हैं एक औपचारिक, एक होते हैं अनौपचारिक, वास्तविक। एक औपचारिक होते हैं, एक होते हैं वास्तविक काम होते हैं ना, अर्थात एक औपचारिक शक्ति होती है, एक वास्तविक शक्ति है। जैसे आर्ट के देश में देखें, किसी फैमिली में अगर फादर को देख लिया जाए, ठीक, और उसके बाद दादा को देख लिया जाए, ठीक है, दादा क्या होते हैं, एक नाम मात्र के होते हैं जो क्या करते हैं, एक फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तविक जो शक्ति होती है सन के पास होती है, अर्थात बेटे के पास होती है। उसी तरह देखिए एक देश में, ठीक है ना, क्या एक देश में क्या होता है, औपचारिक और एक वास्तविक, ठीक है ना, दो शक्तियों को बांटा गया, एक औपचारिक शक्ति और एक वास्तविक शक्ति। औपचारिक जो शक्ति होती है, ठीक, जो है अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या, अध्यक्षीय लोकतंत्र में क्या होता है, औपचारिक शक्ति और वास्तविक शक्ति दोनों शक्ति क्या होती है, एक ही के हाथ में होती है अध्यक्षीय लोकतंत्र में। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास दोनों शक्ति है, अर्थात औपचारिक भी है और वास्तविक शक्ति भी है, अर्थात वह देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। ठीक, उसी तरह देखिए संसदीय लोकतंत्र में अलग होता है, औपचारिक शक्ति राष्ट्रपति के पास और वास्तविक शक्ति जो होती है प्रधानमंत्री के पास। ठीक, आप देखें तो इंडियन कल्चर को यहाँ अपनाया गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि फैमिली में क्या होता है, दादा के पास एक नाम, फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं दादा, और उसके पूरे शासन व्यवस्था के, घर की फैमिली की शासन व्यवस्था को कौन रिप्रेजेंट करता है, शासन कौन चलाता है, तो उसके जो बेटे होते हैं वो चलाते हैं। सेम देखिए देश में, तो देश को रिप्रेजेंट करने के लिए औपचारिक जो शक्ति राष्ट्रपति को दी जाती है और वास्तविक जो शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, अध्यक्षीय लोकतंत्र में जो औपचारिक और वास्तविक दोनों पावर राष्ट्रपति के पास होती है। तो हमने किस तरह की बनाया है, हमने जो बनाया अपनाया हुआ है अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र। ठीक, अप्रत्यक्ष तो है ही, अर्थात रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शासन होता है, और उसमें भी कौन सा है, अप्रत्यक्ष संसदीय लोकतंत्र, अर्थात औपचारिक भी शक्ति है और वास्तविक भी शक्ति है। औपचारिक के लिए राष्ट्रपति और वास्तविक शक्ति के लिए कौन से है, देश के प्रधानमंत्री। ठीक है ना, और इसी को देखें तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो ये है लोकतंत्र को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। यहाँ से आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आंसर देने की। गणतंत्र, पांचवा जो है गणतंत्र देखा था। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन के आते हैं, अर्थात यहाँ राजशाही व्यवस्था नहीं होती है कि अगर राजा है तो उनके बेटे भी राजा ही बनेंगे। इस तरह की व्यवस्था अगर नहीं है तो उसको गणतंत्र कहा जाता है। ऐसे गणतंत्र में भारत में जो है गणतंत्र की 3 विशेषताएं हैं जो हम देखते हैं। पहली जो है कि राज्य का प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुन के आता है। यह गणतंत्र की पहली विशेषता है, गणतंत्र होने की पहली विशेषता है। हमारे देश में क्या है, राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं, इसलिए भारत को एक गणतंत्र देश भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि गणतंत्र की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक, हमने देखा कि भारत में राज्य का प्रमुख, याद रखें राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है ना, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी रहेगा कि सरकार का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, अन्य, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, सरकार का प्रमुख
कौन? पीएम, प्रधानमंत्री। तो भारत में राज्य का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव जो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए भारत को एक गणतंत्र देश बोला जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरी जो विशेषता है गणतंत्र की, यहाँ 3 विशेषता है गणतंत्र की, ठीक है ना। हमने 3 विशेषताओं को अपनाया गणतंत्र में, ठीक है ना। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। राजनीतिक जो संप्रभुता, पॉलिटिकल जो पावर है ना, किसके अंतर्गत में है? आपने देखा था कि यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है ना। तो किसी एक व्यक्ति के अंतर में तो है नहीं, यहाँ वोटिंग होता है, इलेक्शन होता है। तो पावर जो किसके अंतर्गत में है? यहाँ पावर जो है जनता के हाथों में है। तो एक राजनीतिक संप्रभुता किसके अंतर्गत में है? यहाँ जो होती है वो जनता के हाथ में होती है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अंतर्गत होती है। तो यह दूसरी विशेषता है गणतंत्र की। अर्थात ये 3 विशेषता हम लोगों ने गणतंत्र के अंतर्गत अपनाया है। अर्थात यूं कहें कि यह 3 विशेषता यह दर्शाती है कि भारत एक गणतंत्र देश है, ठीक है ना। तीसरा है कि भारत का कोई नागरिक भारत के सर्वोच्च पद ग्रहण कर सकता है। काफ़ी जगह आपको ये थर्ड वाली विशेषता ही मिलेगी, ठीक है ना। ये तीनों विशेषता आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसी से पूछिएगा गणतंत्र अर्थात भारत का, अगर वह भारत का सिटीजन है तो वह ऊंचे से ऊंचे पद का, राजनीतिक पद का ग्रहण कर सकता है, ठीक है ना। अर्थात वह सर्वोच्च अर्थात भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। यह गणतंत्र की विशेषता है। लेकिन गणतंत्र की एक ही विशेषता नहीं है, गणतंत्र की 3 कंडीशन है। यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये भारतीय संविधान ने गणतंत्र होने के लिए 3 कंडीशन को अपनाया हुआ है, ठीक है। अर्थात भारत का कोई नागरिक, ठीक है ना, वो चाहे तो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक, जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत। ठीक, चलिए, तो हम लोग गणतंत्र को देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है? न्याय। हम लोगों ने देखा था न्याय, हम लोगों ने देखा था न्याय, हम लोगों ने न्याय देखा था प्रस्तावना में। न्याय कितने तरह की है? प्रस्तावना में दिया हुआ 3 बातें के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 तरह के न्याय की बात की गई है, ठीक है। और यह कहाँ से लिया गया है न्याय? यह लिया गया 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय प्रस्तावना में न्याय जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वह लिया गया है रूसी क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय क्या होता है? ठीक, आपसे पूछिए कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या हो गया, ठीक है। सामाजिक न्याय अर्थात 3 तरह के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का अर्थ या मीनिंग क्या है, ठीक है ना। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। अर्थात जाति, किस जाति से है कोई डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता। किस लिंग से है कोई मायने रखता का, किस धर्म से है कोई मायने रखते, भारत के किस राज्य में जन्म लिए कोई मायने नहीं रखता, आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यह सामाजिक न्याय है, ठीक है ना। और अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए प्रयासरत रहेगा। यह सामाजिक न्याय की विशेषता है, अर्थात यह सामाजिक न्याय है, ठीक है ना, जिसमें जाति, रंग, धर्म के आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो वह सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, या सामाजिक न्याय की यह विशेषता है। आर्थिक न्याय अर्थात पैसे के आधार पे, ठीक है ना, इकोनॉमी के आधार पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और संपत्ति की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा, दूर किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, ठीक है ना। जो भी असमानता है गरीब और अमीर के बीच में उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह आर्थिक न्याय की विशेषता है। यह आर्थिक न्याय है क्या? तो आर्थिक न्याय यह है कि धन के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और धन के जो गरीब और अमीर के बीच में जो खाइयाँ उसको कम किया जाएगा। उसके बाद राजनीतिक न्याय अर्थात राजनीतिक जितने भी पोस्ट है भारत का कोई भी सिटीजन उस पद को ग्रहण कर सकता है और या ठीक अथवा वो क्या कर सकता है कि कहीं भी भारत सरकार तक कहीं भी अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है, अपने संदेश को पहुंचा सकता है। ये जो है राजनीतिक न्याय है। अर्थात राजनीतिक जितने भी सिस्टम है वो इंडियन सिटीजन उसको किसी भी पद पे ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी भी कोई भी पोस्ट पे वो क्या करता है, राजनीतिक कोई भी पोस्ट है उस पर वह उसका अधिकार है, वह वहाँ जा सकता है, ठीक, और अपने आवाज़ को उस पद तक पहुँचा सकता है।
स्वतंत्रता 7वें नंबर पे है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ है भारतीय संविधान की लिखित सीमाओं के भीतर, संविधान में एक लिखित सीमा, एक लिमिटेशन दिया है, उस लिमिट सीमाओं, संविधान में एक लिमिट सीमाओं के भीतर, ठीक है ना, बिना रोक टोक, ठीक है ना, कोई भी गतिविधि करने की अनुमति। ठीक, अर्थात कुछ लिमिटेशन है, एक सीमा है, उस सीमा के अंदर, ठीक है ना, आपको कोई भी गतिविधि करते हैं तो किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं, ठीक, बशर्ते वह आप एक जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के अंदर रहें। अर्थात यूँ समझे कि आपको आज़ादी है, लेकिन उस हद तक जब तक किसी दूसरे की आज़ादी को आप भंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्वतंत्रता हम लोगों ने देखा, स्वतंत्रता कितने तरह की है? 5 तरह की स्वतंत्रता की बात किया है प्रियम्बल ने, ठीक है ना। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना। किसी भी धर्म को अपनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी धर्म की उपासना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अर्थात आज़ादी है, आपको आप अपना सकते हैं। अभिव्यक्ति है, विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति है, आपको अभिव्यक्ति है। विश्वास, किसी भी आइडियोलॉजी को विश्वास आप अपना सकते हैं, अपना उसको, इसके लिए आपको स्वतंत्रता किया है, स्वतंत्र है अपना अपनाने के लिए। ये कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। समता और बंधुत्व आगे हम पढ़ेंगे क्या है समता और बंधुत्व, ठीक है ना। स्वतंत्रता को हम लोगों को देखा एक सीमा के अंदर में, भारत जो संविधान में लिखित सीमाएं हैं उस सीमा के अंतर्गत आप पूर्णतः स्वतंत्र है अपनी गतिविधि करने के लिए, ठीक है ना, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक। लेकिन कंडीशन है, एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया स्वतंत्रता? फ्रांस की क्रांति से लिया गया। 1789 से 1799 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और यहीं से लिया गया स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। हम नेक्स्ट देखते हैं समता, काफी इंपॉर्टेंट है। समता क्या है? समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुमति, अर्थात समाज का कोई भी हो, ठीक है ना, किसी तरह की कोई विशेष अधिकार उसको नहीं दिया जाएगा और किसी भी भेदभाव की तरह सबका समान अवसर प्रदान किया जाएगा। बिना भेदभाव के सबको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और किसी को भी क्या कर दिया जाएगा? विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अर्थात सब समान है, सब इक्वल है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है। यह समता का जो है एक क्या कहें संक्षेप में जो अर्थ है इसका, ठीक है ना। समता भी कितनी तरह की है? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। प्रस्तावना 3 तरह की समता की बात करता है, कौन? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक समता की बात करता है। अब यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 फंडामेंटल राइट जब पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल अनुच्छेद 14 से 18 नागरिक समता की बात करता है। अनुच्छेद 14 से 18 नागरिक समता को सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। अब 14 से 18 में क्या क्या वर्णित किया गया है? अर्थात आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं मेंस में, या आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि भारत की प्रस्तावना में नागरिक समता की बात करता है, वह भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है, या भारतीय संविधान के किस पार्ट में आपको नागरिक समता का जो वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि नागरिक समता की जो बात करता है आर्टिकल कौन करता है? आर्टिकल 14 से 18 जो है नागरिक समता की बात करता है, जिसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या करता है? विधि के समक्ष समता, यह नागरिक समता का उदाहरण है। अनुच्छेद 15 क्या करता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपको 14 से 18, ठीक है ना। 14 विधि के समक्ष समता की बात करता है, यह किस तरह की समता है? एक नागरिक समता है। अनुच्छेद 15 क्या करता है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह की भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। यह किस तरह की बात करता है? यह नागरिक समता की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अर्थात जो सरकारी पोस्ट है, ठीक है ना, लोक नियोजन, ठीक है ना, सरकारी जो पोस्ट है उस पर जाने के लिए, ठीक है ना, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सबको एक अवसर, समान अवसर प्रदान किया जाएगा। यह किसमें? अनुच्छेद 16 किस तरह की बात करता है? नागरिक समता की बात कर रहा है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यह किस तरह की बात कर रहा है? यह नागरिक समता की बात कर रहा है। अनुच्छेद 18 सेना और विधि संबंधी, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, अर्थात
सेना में बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं सेना को, ठीक है ना। विद्या से संबंधित अर्थात एजुकेशन में बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं। उनको छोड़कर सभी उपाधियों का अंत, जो ये किस तरह की बात करता है, यह भी नागरिक समता का बात करता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 14 से 18 नागरिक समता की बात करता है। राजनीतिक समता, राजनीतिक समता अर्थात क्या है? राजनीतिक समता अनुच्छेद 325 से 326, अनुच्छेद 325 से 326 नागरिक राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। अब समझते हैं कि राजनीतिक क्षमता क्या होती है, समता क्या होती है, ठीक है ना। अनुच्छेद 325 क्या बात करता है? धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अर्थात धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, वर्ग के आधार पे किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, इंडियन सिटीजन को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। अर्थात भारतीयों को आप यह नहीं कर सकते कि आप इस धर्म से हैं, इस जाति से है, इस लिंग से है, अर्थात इस वर्ग के हैं, इस वर्ग से हैं, इसलिए हम आपको क्या करेंगे, मतदाता सूची में आपका नाम नहीं लिखेंगे। आप यह नहीं कह सकते हैं। यह किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 325 में है। और यह किस तरह की समता की बात करता है? यह राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है। उसी तरह अनुच्छेद 326 यह क्या कहता है? लोकसभा और राज्यसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान, अर्थात वयस्क मतदान का जो प्रावधान किया गया है, अर्थात 18 या 18 वर्ष उम्र के ऊपर उम्र के जो व्यक्ति है वह आप उसको यह नहीं कह सकते कि आप मतदान नहीं कर सकते लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में, ठीक, यह नहीं कहा जा सकता। यह किस तरह की समता की बात करता है? यह राजनीतिक समता की बात करता है। तो आर्टिकल 325 से 326 जो है वो किस तरह की बात कर रहा है? राजनीतिक समता की बात कर। उस आर्थिक समता, आर्थिक समता डीपीएसपी में भी वर्णित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आर्थिक समता अनुच्छेद 39 आर्थिक समता की बात करता है, ठीक है ना। हमने क्या बोला था? जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का निचोड़ है, ठीक है ना। इस तरह प्रस्तावना के जो फीचर आपको देखने को मिलेगा, कुछ फीचर फंडामेंटल राइट में, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी में, कुछ डीपीएसपी में, कुछ आपको मिल जाएंगे आपातकालीन में, कुछ कहीं आपको सब जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या किया गया है? पूरे निचोड़ को निकाला गया है संविधान के, भारतीय संविधान के निचोड़ को निकाल के कहाँ रख दिया गया है? वह प्रस्तावना में रख दिया गया। अर्थात प्रस्तावना को जो पढ़ेगा, अर्थात वो पूरे भारत के, भारतीय सिस्टम, भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसको समझ जाएगा, भारत के जो समाज के जो सिस्टम है उसको समझ जाएगा कि किस तरह का समाज है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, ठीक। तो अनुच्छेद 39, ठीक, यह क्या बात करता है? महिला तथा पुरुष को जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकार को सुरक्षित करना। अर्थात एक पोस्ट है जिस पे वो महिला हो या पुरुष हो, सरकारी, ठीक है ना, समान वेतन दिया जाएगा, न कम न ज़्यादा, ठीक है ना। तो समान वेतन का जो है वह आर्थिक समता को सुनिश्चित कर रहा है। और उसके बाद पुरुष को जीवन यापन करने के पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन, पर्याप्त साधन मुहैया कराया जाएगा स्त्री और पुरुष को, दोनों को, ठीक है ना। ये कहाँ वर्णित है? ये डीपीएसपी में वर्णित। अर्थात यूँ से पूछेंगे कि आर्थिक समता आपको कहाँ देखने को मिलती है? डीपीएसपी में, प्रस्तावना में, दोनों में से कहीं नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? दोनों में। आर्थिक समता की जो बात है प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है और डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 39 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 39 आर्थिक समता की बात करता है। नेक्स्ट है लास्ट वन, बंधुत्व। बंधुत्व का सिंपल में अर्थ है भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना। भाईचारा लाने के लिए प्रस्तावना क्या बोलता है कि भाईचारा अगर सुनिश्चित करना है तो उसके लिए दो चीज़ें मुख्यतः है, दो चीज़ लानी होगी। बंधुत्व को लाने के लिए सुनिश्चित करना होगा, वह क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, डिग्निटी, प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिलना चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखना चाहिए। अर्थात देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान मिले, तभी जाके बंधुत्व की भावना को लाया जा सकता है, ठीक है ना। और यह बंधुत्व की भावना आपको कहाँ देखने को मिलती है? एक का नागरिकता, अब एक ही सिटीजनशिप होगा पूरे भारत को, स्वाभाविक से बंधुत्व भाईचारा तो आएगा ही आएगा। ये बंधुत्व और भाईचारा की भावना लोगों में क्रिएट करेगा, ठीक।
उसी तरह मौलिक कर्तव्य में इंडियन सिटीजन के कर्तव्य बताए गए हैं कि कौन कौन से उसके कर्तव्य है। तो इससे भी क्या होगा, क्योंकि सबके लिए एप्लीकेबल है, तो इससे भी भाईचारा की भावना लोगों में जगेगी। तो यहाँ हम लोगों ने देखा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अखंडता, प्रस्तावना में अखंडता को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अधिनियम 1976 द्वारा अखंडता को जोड़ा गया। किसमें? वो जोड़ा गया भारतीय प्रस्तावना में। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। के ए मुंशी ने, पूछे हुए क्वेश्चन है ये, के ए मुंशी ने कहा था प्रस्तावना के बारे में, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। अर्थात क्वेश्चन पूछेंगे कि किसने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा था, वह के ए मुंशी ने कहे थे। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या बोला है? प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह संविधान या एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। अर्थात यह ऐसा है कि प्रस्तावना पढ़ के कोई भी जो है भारतीय संविधान का मूल्यांकन कर सकता है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो आपसे कभी कभी स्टेटमेंट दे देगा कि प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो वह पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। अर्थात ये पूछेगा कि यह आत्मा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उसे प्रस्तावना को कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ एक चीज़ याद रखना है, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, ठीक, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार एवं अधिकार, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है ना, इसको उन्होंने क्या कहा है? यह संविधान की आत्मा और हृदय है। कन्फ्यूज नहीं होना है, जब भी दे दे कि किसने कहा है कि जो संविधान की आत्मा और हृदय, या यूँ पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर ने यह किसके बारे में कहा है कि वह संविधान की आत्मा है और हृदय है, आपको दे देगा प्रस्तावना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, दोनों में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ प्रस्तावना के बारे में बोला गया है कि वह संविधान की आत्मा है, ना कि वह संविधान का हृदय है। आत्मा और हृदय की बात जो की गई है वह किसके लिए किया गया है? वह संवैधानिक उपचार के लिए किया गया है। किस आर्टिकल के लिए? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा और हृदय है। अनुच्छेद 32 को क्यों कहा था कि यह संवैधानिक उपचार का अधिकार है, अर्थात संविधान के जो कमियां हैं उसको यहाँ पे यह सुनिश्चित करेगा, ठीक करेगा, ठीक है ना, संवैधानिक उपचार करेगा, ठीक है ना। तो यह इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को अनुच्छेद 32 को कहा गया है, ठीक है ना, इसमें फंडामेंटल राइट है, इसलिए कहा गया इसको। चलिए देखते हैं संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, अर्थात क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं, ठीक है। बेरूबारी संघ मामले 1960 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले 1973, ये दोनों मामले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक। बेरूबारी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट नहीं है, ठीक। लेकिन फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में, ठीक है ना, उन्होंने उसके अपोजिट में डिसीजन दिया, यह व्यवस्था दी, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस मामले में यह बात कही गई उच्चतम न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना जो संविधान का पार्ट नहीं है, तो वह बेरूबारी संघ मामले में कहा गया। और किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में कहा गया कि वह संविधान का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ठीक। अर्थात प्रस्तावना है तो
प्रस्तावना के आधार पे आप यह नहीं कर सकते कि प्रस्तावना में इक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है ना, तो इसको लागू ही करना, बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है ना। शक्तियों पर प्रतिबंध, और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। विधायिका का शक्ति का स्रोत नहीं है, अर्थात विधायिका जो लॉ बनाती है, जो नियम बनाती है, वह यह नहीं कह सकती कि प्रस्तावना में ये बात दिया हुआ है इसलिए हम लॉ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। प्रस्तावना में दिया गया है वह बाध्य है, मानना ही पड़ेगा और वह नियम बनेगा ही बनेगा, अर्थात प्रस्तावना को आप आधार नहीं ले सकते लॉ बनाने के लिए, ठीक। उसी तरह शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं लगाती है, अर्थात प्रस्तावना में जो बात कही गई है, अगर कोई नियम बन रहा है और वह प्रस्तावना के विरुद्ध है तो आप यह नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में ये बात कही गई है इसलिए आपको इस शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, आप इस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रस्तावना जस्ट लाइक आप क्या समझे, एक तरह के क्या है कि एक गाइड है, एक गाइड करता है, एक सजेशन देता है, एक सुझाव देता है, या किसी तरह का बाउंडेशन, किसी तरह के कानूनी बाध्य नहीं करता है, ठीक है ना। यह क्या करता है, एक तरह के सुझाव देता है, एक गाइड देता है, एक सजेशन देता है, आप वहाँ से इसको समझकर किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, किस तरह की लॉ होनी चाहिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या किसी तरह की एक बाध्य या कानूनी प्रक्रिया नहीं है, अर्थात यह कानूनी बाध्य नहीं है कि आपको या जो प्रस्तावना में दिया है उसको करना ही करना है, या वह उसमें जो दिया हुआ है उसके विरुद्ध आप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए, दूसरा दिया हुआ यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात यह कोई लॉ आता है, आप यह नहीं कह सकते कि प्रस्तावना में तो ऐसा लिखा हुआ है और यह जो लॉ है इसके विरुद्ध जा रहा है इसलिए हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं, आप यह नहीं कह सकते हैं, और या इसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते, यह न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये दो प्रावधान आपको याद रखना है, ठीक, कि प्रस्तावना यह एक कानूनी बाध्य नहीं है, ठीक। दूसरा, इसके विरुद्ध आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, अर्थात विरुद्ध का मतलब है कि कोई भी लॉ आ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते प्रस्तावना में ऐसे वर्णित है तो यह गैर कानूनी है इसलिए आप न्यायालय में उसके लिए खिलाफ अपील नहीं कर सकते। प्रस्तावना में संशोधन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आप पूछे जाएंगे। प्रस्तावना में संशोधन, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं। केशवानंद भारती मामले 1973, केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, ठीक है ना, कि अनुच्छेद 368, ठीक, अनुच्छेद 368 ये क्या है, ये संशोधन करता है, संविधान की संशोधित करने की व्यवस्था बताता है, प्रोसेस बताता है कि संविधान को कैसे संशोधन किया जा सकता है, उसके बारे में बताता है। तो केशवानंद भारती मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे अन्य संविधान के भाग को किया जाता है आर्टिकल अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, उसी तरह क्या किया जा सकता है, प्रस्तावना को भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल जो विशेषता है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 का प्रयोग करके, या 368 का अनुच्छेद 368 का आधार लेकर संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल जो विशेषता है संविधान की उसमें, संविधान की प्रस्तावना में उसमें क्या कर सकता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ये तो केशवानंद भारती मामले में आ गया था कि 368 का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो फिर देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसको हम लोगों ने शुरू में जब वीडियो स्टार्ट किया था उस समय देखे थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा क्या किया गया, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 3 शब्द को जोड़ा गया था। तो ये था पूरी प्रस्तावना को हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, उसको देखा, काफ़ी डिटेल से हम लोग देखा। प्रस्तावना से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसके आधार पे हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे आने वाले वीडियो में और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन प्रस्तावना से पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में उसका क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्या नहीं समझ में आया, हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।